इस सत्र के हमारे सूत्रधार हैं सीए श्री अतुल सत्य कौशिक जी, जो बॉम्बे से विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ भिवानी परिवार मैत्री संघ की ओर से, और उनका एक संक्षिप्त सा परिचय मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। भारतीय साहित्यिक इतिहास और विशेष रूप से रामायण और महाभारत की कहानियों और इनके पात्रों के इर्द गिर्द मंडराते रहस्यवाद हजारों वर्षों से लेखकों, विचारकों और खोजकर्ताओं को प्रेरित करते आए हैं। विभिन्न वक्ताओं ने अलग अलग कालखंडों में अपनी विवेचनाएं इन विषयों पर दी हैं। इस क्षेत्र में नवीनतम और यकीनन सबसे विश्वसनीय प्रवेश हुआ है श्री अतुल सत्य कौशिक का, जिन्होंने स्वयं का व्यक्तित्व अपने ही रहस्यवाद से सजाया है। आपने अपनी शिक्षा के प्रारंभिक वर्ष एक हिंदी माध्यमिक विद्यालय में अपने चारों ओर रामायण और महाभारत की कहानियों को सुनते और समझते हुए बिताए। इसके बाद आप एक कॉन्वेंट स्कूल में गए और तत्पश्चात एशिया के सबसे बड़े वाणिज्य विद्यालय में आपने दाखिला लिया और स्वयं को सांस्कृतिक परिवर्तन में ढाला। इसके बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, वकालत की पढ़ाई भी आपने की और अगले 10 साल में रामायण और महाभारत पर लिखी लगभग हर एक पुस्तक जिज्ञासावश आपने पढ़ डाली और उन पर आधारित कुछ अद्भुत नाटकों का लेखन और मंचन किया। अब आपका नया अवतार हुआ है, एक ऐसे प्रखर वक्ता और कहानी वाचक के रूप में जो एक मिशन के तहत ये हजारों वर्षों पुरानी कथाएं और उनसे जुड़ी नई नई विवेचनाएं देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचा रहे हैं। ये वो अर्थ और व्याख्याएं हैं जो सदा से इन ग्रंथों में निहित थी, परंतु हमने उस दृष्टि से इनका कभी अध्ययन ही नहीं किया। तो आइए स्वागत करते हैं श्री अतुल सत्य कौशिक का। सुनीता दीदी जी ने परिचय दे दिया है। कितने लोगों ने अतुल सत्य कौशिक का प्ले देखा है? ओ, बहुत लोगों ने देखा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके प्ले देखने के लिए भारत के बहुत सारे मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आते हैं, जो कृष्ण कन्हैया महाभारत में आपने देखा, नीतीश भारद्वाज कृष्ण के रूप में जिसने रोल किया महाभारत में, और राम के रोल में अरुण गोविल, ये भारत के 2 बड़े आइकॉन हैं। और आज वो तीसरा व्यक्ति यहां बैठा है, ये दोनों जिनके अंडर एक्टिंग करते हैं, वो नाम है अतुल सत्य कौशिक। हमारा सौभाग्य है कि भिवानी परिवार मैत्री संघ में आज उपस्थित हुए हैं। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़े हैं। एसआरसीसी को हाथ लगाना ही मुश्किल है। मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैंने 2 बार एसआरसीसी की एलुमनाई के अंदर कविता पाठ किया है, लेकिन मैं उस कॉलेज को छू नहीं सकता। मैं तो वेस्ट कॉलेज भिवानी का स्टूडेंट रहा हूँ। एसआरसीसी को हाथ लगाना ही मुश्किल काम है। 99% नंबर चाहिए, अब तो 100% ही हो गए। उस कॉलेज के विद्यार्थी अतुल सत्य कौशिक हैं, आजकल बम्बई में है। मैं आज एक बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि अतुल सत्य कौशिक फिल्मों का डायरेक्शन कर रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, आजकल बंबई में रहने लगे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र कोहली एक बड़े कहानीकार हैं, जो मेरे बहुत परम मित्र रहे, देवलोक हो गए कोविड के अंदर, लेकिन उन्होंने रामायण को, गीता को एक कहानी के अंदाज में प्रस्तुत किया, और उस काम को, अधूरे काम को जिस शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं, वो है अतुल सत्य कौशिक। मैं चाहूंगा एक बार मिलकर जोरदार तालियां बजाइए अतुल सत्य कौशिक। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई से हमारे बीच आए, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। आप बैठ रहो, आप बैठ रहो। लो भाई, सब लो।
मैं भी यहाँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं वो अच्छा उनको लगेगा, ये भी सीए हैं। मतलब सीए कौन कौन से काम कर लेते हैं हमें नहीं पता। डेबिट क्रेडिट करते करते एक्टिंग भी कर लेते हैं और नाटक भी कर लेते हैं और कथा भी कर लेते हैं। नरेंद्र भाई इनके सब फैन हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज चाणक्य के कुछ सूत्र हम जानेंगे अतुल सत्य कौशिक जी से। तो आपका स्वागत है और ये माइक आपके सुपुर्द। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छी एक महफिल, एक बहुत अच्छा कॉन्क्लेव भिवानी परिवार ने सजाया है। आप सबके लिए जोरदार तालियां। समय कम है इसलिए मैं सीधा सर मुद्दे की बात पर आता हूं। आज बात करनी है चाणक्य की। चाणक्य कहते हैं शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो ना ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। जिस प्रकार हर पत्थर में मणि नहीं होता, हर हाथी के माथे पर मोती नहीं होता, जंगल का हर पेड़ चंदन नहीं होता, उसी प्रकार हर व्यक्ति साधु नहीं होता, साधु हर जगह नहीं मिलते। ये सिर्फ भिवानी परिवार की महफिल में होता है कि एक साथ 9 साधु इकट्ठे कर दिए हैं और जिनके सानिध्य में बैठकर आज हम लोग सीख पा रहे हैं। चाणक्य समझा रहे हैं साधुओं को पहचानना, उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि भविष्य हमारे हाथ में होता है। चाणक्य की एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं। मैं कहानीकार हूं, कहानियां कहता हूं। एक बार हम सब जानते हैं चाणक्य महाप्रकांड पंडित थे, स्ट्रेटेजिस्ट थे। उनको बहुत सारी यूनिवर्सिटी से बुलाया जाता था टॉक्स देने के लिए, सेमिनार्स के लिए। एक बार गुरुजी वो दिन भर से टॉक्स दे के थक गए थे, बहुत सारे प्रवचन दिए, वक्तव्य दिए, थक गए चाणक्य। आखिरी में रात को भी एक प्रवचन था जिसके लिए वो जा रहे थे। तो उनकी जो गाड़ी चला रहे थे, जो उनके ड्राइवर थे या जो उनके सारथी थे, उनसे बात कर रहे थे कि भाई मैं बहुत थक गया हूँ। ड्राइवर ने कहा गुरुदेव आप कहाँ थकते हैं, मैं तो आपके इतने टॉक सुन रहा हूँ पिछले 20 साल से, मेरे को तो आपके सारे टॉक्स मुँह ज़बानी याद हैं और आप कह रहे हैं आप थक गए हैं। चाणक्य ने कहा तुझे याद है? उसने कहा मुझे तो याद है। उसने कहा तू दिखता भी पंडित है। हाँ मैं दिखता ही पंडित हूँ। और उस टाइम फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं होते थे कि कोई पहचान जाए कि चाणक्य आए हैं। अभी तो आप पहचानते हैं कि सफ़ेद दाढ़ी मतलब अतुल जी आए हैं, तो वहाँ पे नहीं पहचान पाते थे। चाणक्य ने कहा कि एक काम कर, मैं बनता हूँ सारथी, तू बन जा चाणक्य, और आज तू जो मैं अभी बोल कर आया हूँ एज इट इज़ बोल दे। सारथी ना गुरुदेव वहो जैसी आज्ञा। अब चाणक्य तो बन गए हैं सारथी, सारथी बन गया चाणक्य। भव्य स्वागत हुआ, शॉल पहनाई गई, फूल दिए गए और मंच पर जाकर 2 घंटे बहुत बढ़िया भाषण दिया, हूबहू चाणक्य की भांति भाषण दिया। सब बहुत खुश। अब समस्या ये आ गई कि आखिरी में हाउस ओपन कर दिया प्रश्नों के लिए। एक कठिन प्रश्न पूछ लिया गया। अब जब कठिन प्रश्न पूछा, उसका जवाब इससे पहले चाणक्य ने नहीं दिया था, उनसे पूछा ही नहीं गया था। अब सारथी फंस गया। मगर वो किसका सारथी था? चाणक्य का सारथी था। चाणक्य का सारथी होना भी बड़ी बात है, क्योंकि वो साधु की संगति में रहता था। सारथी ने कहा ये जो आपने प्रश्न पूछा है ये इतना सरल है, इतना सरल है कि इसका उत्तर देना मेरी महिमा के खिलाफ होगा। इसका उत्तर मेरा सारथी देगा जो पीछे बैठा है। तब चाणक्य स्टेज पर आया और उत्तर दिया। इसलिए कहा जाता है कि साधुओं की संगत भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए मंच महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिन 9 नवरत्नों की बातें आपने सुनी हैं, उनके अनुभव आपने सुने हैं, वो अनुभव सुन के अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे तो हमारा जीवन पार हो जाएगा। तो सब नवरत्नों के लिए जोरदार तालियां कि उन्होंने आज अपना ज्ञान हमारे साथ बांटा। सिंघानिया साहब 2400 साल पहले आचार्य चणक थे, चणक। उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र बिल्कुल श्याम वर्ण, तवा रख दो और पुत्र को रख दो एक जैसे, इतना श्याम वर्ण, और दांतों के साथ पुत्र हुआ। उसके दांत थे जन्म होते ही। भविष्यवाणी हुई या किसी ज्योतिष ने बताया कि इसके दांत इस बात के सूचक हैं कि ये राजा बनेगा, ही विल बी अ किंग वन डे। अब माता ने कहा कि राजा बनेगा तो हमको छोड़ छाड़ देगा। माता ने उसके दांत तोड़ दिए, बालक के दांत तोड़ दिए। जब बालक बड़ा हुआ, पता चला ये कहानी, तब अपनी माता से कहा मां तुमने दांत तोड़ दिए, मसूड़े छोड़ दिए, किंग नहीं बना, किंग मेकर जरूर बनूंगा। तो चाणक्य ने
उस संकट से भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी, उस चाणक्य की आज हम बात करने वाले हैं। और बात सिर्फ चाणक्य की होगी, और चाणक्य नीति एक नॉर्मल मोटिवेशनल टॉक से अलग होती है। कुछ बातें समझनी पड़ती हैं, उनकी गहराई में जाना पड़ता है। वो चाणक्य जो तक्षशिला का प्रोफेसर बना, विश्व में उसका नाम हुआ, और उसने कुछ बातें हमको सिखाई अपने जीवन से, कुछ बातें लिख के गए। कहा कौटिल्य अर्थशास्त्र 6000 श्लोक, चाणक्य नीति 312 श्लोक, उनमें बातें लिख के चले गए। जीवन से हम क्या सीखते हैं? बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हैं। एक बात होती है बिजनेस में कि बिजनेस इमोशन से नहीं चलता, बिजनेस भावनाओं से नहीं चलता। चाणक्य ने बताया इमोशन को डिसीजन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। चाणक्य कहते हैं इमोशन होना अच्छी बात है यदि आप इमोशन को डिसीजन में, फैसले में बदल सके। सर, दुनिया की हर कहानी दो ही स्तंभों पर खड़ी है, या तो अभाव या अपमान। आप दुनिया की कोई भी कहानी उठा लीजिए, राम, कृष्ण, महाभारत, जितने भी यहां गुड़ी लोग बैठे हैं, उन सबके जीवन की कहानी या तो अभाव से शुरू होती है या अपमान से शुरू होती है। या तो किसी चीज का अभाव था आपके जीवन में, आपके गांव में, आपके देश में, आपके क्लाइंट्स के जीवन में किसी चीज का अभाव था, तो आपकी कहानी शुरू हुई, या आपका कहीं अपमान हुआ था। चाणक्य की कहानी अपमान से शुरू होती है। पहला व्यक्ति जिसने अखंड भारत का सपना देखा, आर्यवर्त का सपना देखा, और उसको दिख रहा था कि मैसेडोना ग्रीस से शत्रु आ रहा है, सिकंदर आ रहा है, वो हर एक राजा के पास पहुंचे कि संगठित हो जाओ। फिर कहां पहुंचे? मगध, पाटलिपुत्र। वहां नंदा डायनेस्टी का शासन था, और बड़ा प्रतापी राजा था धनानंद। उसे कहा कि सिकंदर आ रहा है, संभल जाओ, एकजुट हो जाओ। उसने चाणक्य का अपमान कर दिया, उनको लात मारी, शिखा खुल गई। चाणक्य ने उस अपमान को फैसले में बदला कि जब तक तुमको इस सिंहासन से विस्थापित नहीं कर दूंगा, मैं इस शिखा को नहीं बांधूंगा। तो पहली बात, इमोशंस को फैसले में बदलना सीखिए, आप इतिहास रच देंगे चाणक्य की भांति। पहली बात जो चाणक्य ने सिखाई। दूसरी बात चाणक्य ने क्या सिखाई? बहुत से लीडर्स बैठे हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी है भविष्य की, टैलेंट को कैसे पहचानना है। टैलेंट को पहचानना, जितनी आवश्यकता हमको सोने की है, स्वर्ण की है, उतनी आवश्यकता सुनार की भी तो है, जौहरी की भी तो है। पहचानेगा तो वही ना। सड़क से जा रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेल क्या खेल रहे थे कि हम सब राजा बनने की नकल करते हैं। अब तू राजा बन, मैं तेरा मंत्री, अब तू राजा बन। एक 16 साल का लड़का जिसका नाम था चंदू, उसके प्यार से चंदू कहते थे, वो बहुत अच्छा राजा बन के संवाद बोल रहा था, बहुत अच्छे उत्तर दे रहा था। चाणक्य ने खड़े खड़े फैसला कर लिया, तू मगध का सम्राट बनेगा। लोग हंसने लगे। उसने कहा मैं तुझे मगध का सम्राट बनाऊंगा। टैलेंट को पहचाना और उस टैलेंट को मौका दिया। टैलेंट इज अ बिग जीरो विदाउट अपॉर्चुनिटी। हमेशा याद रखिए, टैलेंट इज अ बिग जीरो विदाउट अपॉर्चुनिटी। तो इस समाज को टैलेंटेड लोगों की भी आवश्यकता है, और उनकी भी आवश्यकता है जो टैलेंट को पहचाने और उनको ऐसा मंच प्रदान करे जैसा राजेश ने मुझे प्रदान किया। तो आप सब उस अपॉर्चुनिटी का माध्यम बनिए, वो टैलेंट पहचानिए चाणक्य की भांति और उसको आगे लेकर जाइए, ये जिम्मेदारी। लेकिन जो लोग टैलेंटेड हैं, जो लोग अपने आप को टैलेंटेड मानते हैं चंद्रगुप्त की भांति, उनको मेरा एक ही सुझाव है, दैट ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। और मैं ज्यादती तौर पर ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, जिंदगी भर एक मौके का इंतजार करते रहे, जिस दिन मौका आया उस दिन तैयार नहीं थे। जिस दिन मौका आया उस दिन तैयार नहीं थे। तो अगर आप टैलेंटेड हैं तो मौके के लिए तैयार रहिए। मौका आना आपके हाथ में नहीं है, मौके को एक सही तरीके से अपना लेना आपके हाथ में है। और यदि आप उद्योगपति हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, प्लीज टैलेंट को पहचानिए और उसको मौका देने के लिए हमेशा तैयार रहिए। तीसरी बात जो चाणक्य ने अपने जीवन से सिखाई, लीड फ्रॉम द फ्रंट, लीड बाय एग्जाम्पल। एक बार क्या हुआ गौरव भैया, एक चीन के यात्री थे फाहियान, वो पाटलिपुत्र की यात्रा पर आए, मगध की यात्रा पर आए। यात्रा पर देखा बहुत अच्छा महल, बहुत अच्छा भवन बना हुआ है, राज्य में सब लोग सुखी हैं, आर्टिस्ट सुखी हैं, व्यापारी सुखी हैं। राजा के पास गए, चंद्रगुप्त के पास, पूछा कि चंद्रगुप्त मौर्य मुझे बताइए कि इस राज्य को स्थापित करने वाला माइंड कौन है, इसके पीछे का दिमाग कौन है, वो कहाँ रहता है। उसने कहा कि मेरे गुरुदेव चाणक्य। अब कहा कि मैं चाणक्य से मिलना है, कहाँ पे उनका होटल, कौन से 5 स्टार स्वीट में रहते हैं, कहाँ उनका बंगलो है, बताइए। उन्होंने कहा गुरुदेव, फाहियान साहब मेरे गुरुजी राज्य के बाहर जंगल में रहते हैं,
एक झोंपड़ी बनाई है अपने हाथों से, उनसे मिलना है तो वहां जाना पड़ेगा। तब फाहियान ने कहा इतना बड़ा राज्य स्थापित करने के बाद चाणक्य खुद झोंपड़ी में रह रहे हैं, फिर भी पहुंचे। अब वो लिखते हैं कि जब मैं झोंपड़ी के बाहर पहुंचा तो मैंने पहली बात यह कही कि आज बारिश ना हो जाए, अगर बारिश हो गई तो झोंपड़ी बह जाएगी। इतनी कमजोर झोंपड़ी थी वो। अंदर गए, चाणक्य काम कर रहे थे, एक कुछ ऑडिट कर रहे थे। अच्छा, हमारे सीएस बैठे हैं, ऑडिट की शुरुआत किसने करी? चाणक्य ने करी। उसने ऑडिट करना सिखाया कि अकाउंट्स बनाना ही काफी नहीं है, उनका ऑडिट करना भी काफी है। ऑडिट कर रहे थे और दिया जला के अपना काम कर रहे थे। फाहियान आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। चाणक्य ने कहा मुझे 5 मिनट दीजिए। काम फिनिश किया, दिया बुझाया, अंदर से एक और दिया लेकर आए, उसको जलाया। अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि आपने इतना बड़ा राज्य स्थापित करके खुद आप झोंपड़ी में क्यों रह रहे हैं? चाणक्य ने कहा मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। जिस देश का प्रधानमंत्री महलों में रहेगा उसकी प्रजा को झोंपड़ी में रहना ही पड़ जाएगा, और जिस देश का प्रधानमंत्री झोंपड़ी में रहेगा ही विल मेक श्योर कि प्रजा महलों में रहेगी। तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, मेरे लिए झोंपड़ी ही सही है। दूसरी बात कही फाहियान ने कि मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका जो भारतीय संस्कृति है कि मेहमान आया है तो आपने मेरे लिए एक नया दिया जलाया है। चाणक्य ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई आपके लिए नया दिया नहीं जलाया। जो पहला दिया जल रहा था उसका तेल मुझे मेरा राजा देता है, क्योंकि मैं ऑफिस का काम कर रहा हूं। आप मेरे पर्सनल गेस्ट हैं, मैंने वो दिया जलाया है जो मेरी पगार, मेरी सैलरी के पैसे से मैं खुद तेल लेकर आया हूं। ये मेरी निष्ठा है राज्य के प्रति, ये मेरी निष्ठा है। हमको ऐसे नेता चाहिए, हमको ऐसे लोग चाहिए जो हमको लीड बाय एग्जाम्पल करके दें, खुद वो करके दिखाएं जो हमसे उम्मीद करते हैं एज प्रजा, एज टीम मेंबर, एज सन्स, एज मेंबर्स ऑफ फैमिली। तो यहां से मेरी, इसी बात से मेरी पहली चाणक्य नीति आती है। क्या कहते हैं? धर्माणि धर्मिष्ठा पापे पापः तपो तपः राजामानु वर्तन्ते यथा राजा यथा प्रजा। आखिरी 4 वर्ड पकड़ लीजिए, यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। क्या मतलब है? जैसा राजा होगा प्रजा वैसी ही होगी। इस बात को जितना जल्दी मान लेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा है, प्रजा के लिए भी अच्छा है। 2 बहनें थीं मैम, 2 बहनें थीं, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन। दोनों के छोटे छोटे बच्चे थे। छोटी बहन बड़ी बहन के घर गई और देखा कि बड़ी बहन के बच्चे हैं वो किताब पढ़ रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कविताएं सुना रहे हैं, और उसके बेटे मौसी के घर जाते ही फोन में लग गए। अब इसने कहा कि दीदी आप ये बताओ कि आप अपने बच्चों को ऐसा क्या कहती हो कि सुबह से उन्होंने फोन को हाथ नहीं लगाया, आईपैड को हाथ नहीं लगा, हमारे बच्चे तो बिना आईपैड खोले खाना नहीं खाते, ऐसा क्या कहती हो आप कि आपके बच्चे आपकी बात सुन लेते हैं? बड़ी बहन ने कहा मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि बच्चे सुनते कहां हैं, बच्चे हमको कॉपी करते हैं। मैं और मेरा पति मेक श्योर करते हैं कि हम बच्चों के सामने जितना संभव है फोन इस्तेमाल ना करें। हम खुद किताब पढ़ते हैं, खुद बैडमिंटन खेलते हैं, खुद अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमारे बच्चे सिर्फ हमको फॉलो करते हैं। वो क्या कर रही हैं? यथा राजा तथा प्रजा। जैसे आप हैं आपके बच्चे वैसे ही बनेंगे। हम सीईओ कंसल्टिंग करते हैं, बात करते हैं सीईओ से, डिपार्टमेंटल हेड से कि सर क्या प्रॉब्लम है, सर स्टाफ मोटिवेटेड नहीं है, टाइम से नहीं आता, बहुत प्रॉब्लम है डिलीवरेबल के। तो अतुल जी आइए ऑफिस। मैंने कहा मैं आता हूं, सुबह मिलते हैं। कितने बजे आऊं? आप 3:30 बजे आइए, मैं 3 बजे तक आ जाऊंगा। हाँ 3 बजे तक आ जाएंगे, और आप बोल रहे हैं स्टाफ टाइम से नहीं आता। स्टाफ किसको देख रहा है? स्टाफ तो आपको देख रहा है ना। यथा राजा तथा प्रजा। और यह बात चाणक्य ने नहीं कही, इससे पहले यही बात कृष्ण कह गए हैं गीता में, अध्याय 3 श्लोक 22, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वापम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्जुन, मेरे लायक करने वाला काम इन तीनों लोकों में कोई बचा ही नहीं। कुछ नहीं है मेरे लिए हासिल करना, सब कर चुका हूं, सब पा चुका हूं, फिर भी मैं आता हूं, अपना काम करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगा, मेरी देखा देखी तुम लोग भी काम करना बंद कर दोगे। यह जिम्मेदारी होती है लीडर की, यह जिम्मेदारी होती है नेता की। यथा राजा तथा प्रजा। समझ नहीं पाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। अभी प्रेम भैया बोल रहे थे कि हमने बच्चों को काम सौंप दिया है, मगर ये जानते हैं मन ही मन कि जब बच्चे कभी किसी परेशानी में आएंगे तो समाधान कौन करके देगा? अनुभव किसके पास है? अनुभव तो इन्हीं के पास है ना। लीडर की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती।
मरते दम तक खत्म नहीं होती। समझना पड़ता है कि आपकी लीडरशिप की आज की रिक्वायरमेंट क्या है। चाणक्य बहुत कोट करते थे गीता को, रामायण को, महाभारत को अपने शिष्यों को सिखाते समय। यहां पे एज अ लीडर हमको यह समझना है, 4 पंक्तियां बता रहा हूं राम और कृष्ण के बारे में। यदि ये पंक्तियां समझ आ गई तो आपको समझ आ जाएगा कि जीवन के किस पड़ाव पे आपको राम बनना है, किस पे कृष्ण बनना है। हम सब राम को जानते हैं, हम सब कृष्ण को जानते हैं। अब ये पंक्तियां सुनिए। यदि सेना उत्साहित तो हो, सेना माने आपकी टीम, यदि सेना उत्साहित तो हो पर अनुभव में हो अधिक नहीं, यदि सेना उत्साहित तो हो पर अनुभव में हो अधिक नहीं, तब राम बनो और सबसे आगे रहकर के तुम युद्ध लड़ो। पर जब दल में हो प्रचुर अनुभव और कौशल की भी कमी नहीं, तब सारथी बन के मार्ग दिखाओ, दल को आगे बढ़ने दो। यह अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, कब राम बनना है, कब कृष्ण बनना है। सैकड़ों अपने दोस्तों को जानता हूं, जब राम बनना है तब कृष्ण बने बैठे हैं, और जब कृष्ण बन जाना चाहिए था समय से, तब राम बने बैठे हैं। ये पर्सनल बैटल है। अपने अपने युद्ध सभी को स्वयं ही लड़ने पड़ते हैं। आपकी पर्सनल चॉइस है कि कब आपको राम बनना है, कब कृष्ण बनना है। हो सकता है घर में राम बनना पड़े, बाहर कृष्ण बनना पड़े। हो सकता है एक डिपार्टमेंट में राम बनना पड़े, एक में कृष्ण बनना पड़ जाए। यह फैसला आपका है। लेकिन इस कंफ्यूजन से दूर आइए। जब अपने पास ऐसी टीम है, बहुत एक्साइटेड है, कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन अनुभव नहीं है, दिशाहीन है, तब आपको राम बनना पड़ेगा, सबसे आगे खड़े होकर युद्ध करना पड़ेगा। मगर जब ऑलरेडी आपके पास टीम क्वालिफाइड है, टीम एक्सपीरियंस्ड है, अब प्रेम जी आप कृष्ण बन गए हैं, आपने अपने बेटों को सौंप दी है, लेकिन सारथी आप ही हैं। जो रथ है, रथ की कमान जो है, कृष्ण का काम कभी खत्म नहीं होता। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते? कृष्ण का काम कभी खत्म नहीं होता, और वो हर बार हमको मोटिवेट कर रहे हैं। पहले मछली बन के आए, फिर कुर्म बन के आए, फिर वरह बन के आए, नरसिंह बन के आए, वामन बन के आए, परशुराम बन के आए, राम बन के आए, कृष्ण बन के आए। हर बार अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं नहीं बैठ सकता, मैं बैठ जाऊंगा तो आप लोग बैठ जाओगे। तो हमेशा याद रखिए, यथा राजा तथा प्रजा। यह बात कही चाणक्य ने राजा के लिए, लीडर के लिए। लेकिन एक लीडर को क्या चाहिए होती है? टीम चाहिए होती है। एंड टीम के बारे में चाणक्य बहुत क्लियरली बात करते थे कि हर कोई राम है ऐसा मान के मत बैठ जाओ, धोखे में मत रहो। इस दुनिया में सज्जन भी हैं तो दुष्ट भी हैं, सज्जन भी हैं तो दुर्जन भी हैं। चाणक्य कहते थे अच्छी टीम तब बनेगी जब तुम दुर्जन को पहचानना शुरू कर दोगे, और दुर्जन को पहचान के उससे अपने आप को दूर करना शुरू कर दोगे। मैं नाम नहीं पूछूंगा, पर आप में से कितने लोग जानते हैं किसी दुर्जन को? बस बता दीजिए कि सर वो एक दुर्जन को मैं जानता हूं। थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए। कोई आपसे नाम नहीं पूछ रहे कि आपका दुर्जन कौन है। हम सबके जीवन में दुर्जन है, हम सबके जीवन में दुर्जन है। चाणक्य कहते हैं वो आपके घर में भी हो सकते हैं, आपकी टीम में, आपके समाज में। उनको पहचानिए। चाणक्य क्या कहते हैं? दुर्जनेषु च सर्पेषु, सर्प माने सांप, दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जना। अगर आपको सांप और दुष्ट व्यक्ति में से किसी एक को चुनना है, किसको चुनने की सलाह दे रहे हैं? सांप को चुनिए, दुर्जन को मत चुनिए। दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जना। क्यों? सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। सांप आपको जीवन में एक ही बार काटेगा। सांप की प्रवृत्ति होती है, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता। अगर आज खुदा ना खास्ता दिल्ली में आपको एक सांप ने डंक मार दिया, वो सांप आपको 3 साल बाद, 30 साल बाद हिमाचल में मिलेगा, वो सांप आपको नहीं काटेगा। वो आपको पहचानता है कि इस इंसान को मैं काट चुका हूं। सांप आपको जीवन में एक ही बार काटता है, लेकिन दुर्जन आपको हर पद पर काटता है। तो चाणक्य कह रहे हैं अगर सांप और दुर्जन में से किसी एक को चुनना है तो प्लीज सांप को चुनिए, दुर्जन को मत चुनिए। दुर्जन से दूर हो जाइए। अब दूर कैसे हो सर? वो तुम्हारे घर में रहते हैं, उनसे दूर कैसे हो जाए? वो तुम्हारे ऑफिस में है। दूर होने का मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग से नहीं है। दूर होने का मतलब है कि आप उनकी बातों का, उनके व्यवहार का अपने ऊपर कितना इंपैक्ट ले रहे हैं। ये तो आपके कंट्रोल में है ना। एंड गीता का सार यही है, ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल एंड डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। कोई आपसे क्या कह रहा है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका क्या रिएक्शन देना है ये तो आपके कंट्रोल में है ना। तो वही चाणक्य कह रहे हैं। पर सर दुर्जन को पहचानूं कैसे? बहुत अच्छे तरीके बताएं चाणक्य ने। ये वो लोग हैं जो मेरे सामने आपकी बुराई करेंगे, आपके सामने मेरी बुराई करेंगे।
तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे सामने बैठ के उसकी बुराई कर रहा है। मान के चलिए अगर पर्सन ए आपके सामने बैठ के पर्सन बी की बुराई कर रहा है, वो पर्सन बी के सामने बैठ के आपकी बुराई करेगा ही करेगा, ये उसकी प्रकृति है। ये वो लोग हैं जो अपनी असफलताओं का बोझ आपके कंधों पर डालते हैं। आपकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया, आपने ऐसा कर दिया, आपने मुझे मौका नहीं दिया, इसलिए मेरे साथ नहीं हो पाया, वरना मैं तो क्या कर जाता। ऐसे लोग बहुत आसपास हैं और चाणक्य खरी बात करते हैं। खरी बात है, दुर्जनों को पहचानिए। वो क्या कह रहे हैं? परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। परोक्षे माने पीठ पीछे क्या कर रहे हैं ये लोग? कार्य हंतारम। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। आपके सामने बहुत मीठी मीठी बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपका काम खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या संज्ञा दी उन्होंने? ऐसे दोस्तों को, ऐसे मित्रों को कहा है विषकुंभम पयोमुखम। विषकुंभम पयोमुखम। विषकुंभम माने जहर से भरा हुआ घड़ा जिसकी जो ऊपरी लेयर है वो दूध की है, ऊपर मलाई दूध लगा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये तो दूध का घड़ा है, जब उसमें आप चम्मच डाल के उसको कंज्यूम करेंगे वो जहर है। ऐसे दुर्जन लोगों से बचने की सलाह चाणक्य आपको दे रहे हैं। ये बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? और ये भी हो सकता है कि आप भी किसी के लिए दुर्जन हो। अपने आप को सज्जन का तमगा मत पहना दीजिए, ये आपके हाथ में नहीं होता है। ये बिहेवियरल कॉन्फ्लिक्ट है। आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किसी के साथ आपका व्यवहार नहीं मिल रहा है, तो फिर आप उसके लिए दुर्जन बन जाते हैं। तो यदि आपको लग रहा है आप उसके दुर्जन बन गए, आप दूर हो जाइए। चाणक्य कहते हैं दूरी बनाए रखिए। इसके बाद चाणक्य 4 आपको यार्डस्टिक दे रहे हैं कि सर पहचाने कैसे सज्जन। आप लोग बिजनेस लीडर्स हैं, कैसे हायर करें अच्छी टीम मेंबर्स को, कैसे रिश्ता बनाएं, कैसे एक नया संबंध बनाया जाए, क्या यार्डस्टिक हैं? चाणक्य ने कहा जिस तरह एक हीरे को 4 मापदंडों से तराशा जाता है, उसी तरह एक व्यक्ति को, पुरुष को या स्त्री को 4 मापदंडों पे परखना चाहिए, और इन्हीं ऑर्डर में परखना चाहिए जो ऑर्डर बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने क्या बोला? यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते। जिस प्रकार 4 तरह से कनक की परीक्षा होती है, क्या होती है? घर्षणम, छेदनम, तापम, ताड़म। उसी प्रकार व्यक्ति की क्या होती है? त्यागेन, शीलेन, गुणेन, कर्मेण। त्यागेन, शीलेन, गुणेन, कर्मेण। यह आपको नई बात बता रहा हूं राजेश जी। आदमी इस बात से नहीं बड़ा बनता है कि उसने कितना कमा लिया है, वो इस बात से बड़ा बनता है कि वो कितना बड़ा त्याग कर सकता है। कितनी बड़ा आप त्याग कर सकते हो, उस बात से आप बड़े बनते हो। कितना कमा लिया उससे बड़े नहीं बनते। मुझे अखबार की एक खबर याद आती है। कोविड काल में अखबार में खबर आ रही थी कि बहुत लोग योगदान दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर फंड में। कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 10 करोड़, लोगों ने खजाने खाली कर दिए। प्रधानमंत्री कुछ चुने हुए लोगों को फोन करके धन्यवाद दे रहे थे। एक वृद्ध महिला को धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री ने खुद फोन करके, जिसने मात्र 600 रुपए का योगदान दिया। मात्र 600 रुपए का योगदान, और प्रधानमंत्री खुद उसको कॉल करके धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस वृद्ध महिला की मासिक पेंशन है वो कितनी है? 500 रुपए। उसकी मंथली पेंशन 500 रुपए है, उसने दान कितना कर दिया? 600 रुपए का। उसने सब कुछ त्याग कर दिया, पूरे महीने जो कमाया उसमें और 20% जोड़ के त्याग कर दिया। आप इस बात से बड़े बनते हैं कि आप कितना बड़ा त्याग कर सकते हैं। जो आपके साथ आपके टीम मेंबर्स जुड़े हैं, वो आपके गोल के लिए, कंपनी गोल के लिए, राज्य के गोल के लिए कितना बड़ा त्याग कर सकते हैं। मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूं, वहां पे कहावत चलती है, आप बड़े स्टार इस बात से नहीं बनते कि आपने कितना बड़ा ऑफर को हां कर दिया, आप कितने बड़े ऑफर को ना कर सकते हैं, तब आप बड़े स्टार बनते हैं। कितने बड़े प्रलोभन को आप ना कर सकते हैं, कहां आपकी ऑनेस्टी टूटती है, वो मयार कितना ऊंचा है, इससे आप पता चलते हैं। तो चाणक्य ने बोला पहले उसकी त्याग करने की एबिलिटी को समझ लो। त्याग कर सकता है तो आपके साथ आगे चल सकता है। शीलेन, उसका व्यवहार कैसा है? व्यवहार कैसा है? कंपनीज, परिवार, घर टूटते हैं व्यवहार के चलते। इसने मुझसे ऐसी बात कह दी, बात लोग अपने मन से लगा के बैठ जाते हैं। उसका व्यवहार कैसा है? क्या वो टीम के साथ चलने को तैयार है? क्या वो टीम को अपना मान के चल सकता है? उसके बाद उसके गुण आते हैं। उसके गुण कैसे हैं? जिन गुणों की आपको आवश्यकता है वो है कि नहीं, और जो गुण होना अलग बात है, उन गुणों को कर्म में लाना अलग बात है। क्या उन गुणों पर वो कर्म भी कर सकता है?
क्या उन गुणों पर वो एक्ट भी कर सकता है? कई बार क्या होता है सीवी बहुत स्ट्रांग है लेकिन जब बंदे ने ज्वाइन किया वो कुछ नहीं कर सकता। तो इन्हीं 4 मापदंडों पे हमें तय करना है त्याग, उसका व्यवहार, उसके गुण और उसके कर्म। और अंत में आखिरी 5 मिनट में मैं आपको चाणक्य की 2 बातें बताना चाहता हूं जिनसे आपको अपनी लाइफ में क्राइसिस सॉल्व करने का तरीका, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो चाणक्य की थी। एक बार चाणक्य जा रहे थे सर, उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, दोनों राह पे चल रहे थे। जब वो राह में चल रहे थे तो उनको राह में कुछ कांटे दिखाई दिए। चाणक्य के पैर में कांटा लगा, कांटा चुभा तो चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त इस राह से रोज हजारों लोग जाते हैं, अगर हमारे पैर में कांटा चुभा है उनके पैर में भी चुभता होगा। बहुत से लोग नंगे पैर चलते हैं, उनके पास चप्पलें नहीं है, इन कांटों को साफ कर दो। मौर्य ने कहा ठीक है महाराज। मौर्य ने एक एक कांटा चुनना शुरू कर दिया। चाणक्य हंसने लगे, मौर्य क्या कर रहे हो? उसने कहा गुरुदेव आपने कहा है कांटा साफ करने को, मैं कांटे चुन रहा हूं। चाणक्य ने कहा हटो, तुमसे नहीं हो पाएगा। चाणक्य ने क्या किया, आसपास देखा, एक पौधे को पहचाना, उस पौधे में मीठा दही डाल दिया, मीठी लस्सी डाल दी। अब मौर्य हंस रहे हैं कि गुरुदेव मैं कम से कम कांटे उठा तो रहा था, आप तो उल्टा पौधे में दही डाल के उसको पौष्टिक कर रहे हो। चाणक्य ने कहा कल आके देखना। कल आए, ना पौधा, ना कांटे, ना बेल, सड़क एकदम साफ। चाणक्य ने कहा जो मैंने मीठा मट्ठा डाला था उसको खाने के लिए, चाटने के लिए चींटियां आई, उन्होंने दही के साथ साथ पौधे की जड़ें भी खा ली। पौधा ही अपरूट हो गया, जिस पौधे से कांटे आ रहे थे। अब पौधा ही नहीं रहेगा तो कांटे कहां से आएंगे? चाणक्य आपको मैसेज दे रहे हैं, कूड़े के ढेर पर शीशे का महल बनाएंगे, वो बदबू मारेगा ही मारेगा। पहले कूड़े का ढेर साफ कीजिए, उसके बाद शीशे का महल बनाइए, यानी प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व कीजिए। हम लोग प्रॉब्लम को कवर अप करते हैं, हम प्रॉब्लम को, घरों में प्रॉब्लम पनप रही है, दिख रहा है, चुप, नहीं बात मत करो, नहीं बोलो मत, नहीं इस बारे में बात मत करो, चुप रहो चुप रहो। हम प्रॉब्लम को कवर अप करते हैं, घरों में, ऑफिसेज में, राजनीति में, विश्व स्तर पर भी प्रॉब्लम कवर की जाती हैं, उनको ढका जाता है, लीपापोती की जाती है। चाणक्य कहते हैं लीपापोती मत करो, प्रॉब्लम का सामना करो, उसको फेस करो और उसकी जड़ पे अटैक करो, ताकि प्रॉब्लम कभी लौट कर ही ना आए। और आखिरी बात जहां से मैंने शुरू करी थी, साधुओं की बात से मैं खत्म करता हूं। हमारे जीवन में गुणी व्यक्तियों की क्या आवश्यकता होती है, गुणी व्यक्तियों का क्या स्थान होता है, जो आपको ज्ञान देते हैं। हमारे देश में आजकल ज्ञान जो शब्द है बहुत लूजली इस्तेमाल होता है। कुछ भी कहो, अरे ज़्यादा ज्ञान मत दे। क्या सर? अरे बहुत ज्ञान देता है। अरे देता है तो ले लो, सब कुछ मिलता है, ज्ञान नहीं मिलता। मगर हम लोग अपने अहंकार के चलते अपने आप को ज्ञान से बड़ा मान लेते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं ज्ञान हमेशा ऐसे लिया जाता है, ज्ञान हमेशा ऐसे लिया जाता है, ज्ञान कभी भी ऐसे या ऐसे या ऐसे नहीं लिया जाता। ज्ञान लेने के लिए आपको हाथ फैलाने पड़ते हैं, जैसे मौर्य ने फैलाए, चाणक्य के सामने ज्ञान दिया, मगर मौर्य को भी अहंकार हो गया। उनके आसपास के अमात्यों ने समझाया उनको कि मौर्य ऐसी बातें फैल रही हैं पूरे राज्य में कि राज्य तो चाणक्य चला रहे हैं, गुरु चला रहे हैं, तो चेला है तो कठपुतली है, इसे कुछ नहीं आता। अब मौर्य को लगा ऐसा कैसे, राज्य मैं चला रहा हूं? कि नहीं नहीं, गुरुदेव की बात हो रही है। तो मौर्य का क्या रूटीन था, हर हफ्ते एक दिन वो जाता था जंगल में, गुरु से मिलके ज्ञान लेके वापस आता था। एक हफ्ते वो नहीं गया कि अब मुझे गुरु के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा चाणक्य नहीं आया, चंद्रगुप्त नहीं आया, कोई बात नहीं। दूसरे हफ्ते नहीं गया, तीसरे हफ्ते नहीं गया। अब चाणक्य ने सोचा कुछ तो बात है, और चाणक्य की जो जासूसों की सेना थी, सब जानते हैं, उनके जासूस सब तरफ फैले हुए थे। इनफैक्ट जासूसों के पीछे भी जासूस लगा देते थे कि जाओ पता करो कि कैसी जासूसी कर रहे हैं। तो बात समझ में आई कि सर मौर्य को अहंकार हो गया है, वो कह रहे हैं अब मुझे चाणक्य की आवश्यकता नहीं है। चाणक्य ने कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं किए, चिल्लाए भी नहीं। उनको समझ आया कि बच्चे को एक और पाठ देने की आवश्यकता है, एक और लेसन देना है, एक और ज्ञान देना है। मौर्य के पास गए, महल की दहलीज पे खड़े हो गए। मौर्य क्या कर रहे हो? मौर्य ने कहा गुरुदेव कुछ ऑफिस का काम है, राज्य का बताइए, अंदर आइए। नहीं मैं अंदर नहीं आऊँगा। अरे गुरुदेव अंदर आओ, बैठो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बात करता हूँ 5 मिनट में। गुरुदेव ने कहा मौर्य मैं अंदर नहीं आऊँगा, मैं एक सवाल पूछने आया हूँ, उस सवाल का जवाब जब मिल जाए तो जंगल मेरी कुटिया में आ जाना। कहा सर ऐसा कैसा सवाल है, बताइए, अभी जवाब देता हूँ। चाणक्य ने कहा मैंने आज से 32 साल पहले तुमको सड़क से उठाकर मगध साम्राज्य का सम्राट बना दिया। मेरे आश्रम में आके देख लो, अभी भी तुम्हारे जैसे 1000 लड़के खड़े हैं। मेरे पास 1000 चंद्रगुप्त खड़े हैं, तुम्हारे पास दूसरा चाणक्य है क्या?
अगर है तो आके बता देना। मौर्य भागा भागा, पीछे पीछे उनके पैरों को पकड़ लिया। तो मेरा अंतिम संदेश चाणक्य का भी यही है कि जहां ज्ञानी व्यक्ति मिले, गुणी व्यक्ति मिले, वहां अहंकार को बीच में मत लाइए, उससे ज्ञान ले लीजिए। जहां गीता कही जा रही थी वहां से 300 मीटर की दूर पर दुर्योधन भी खड़ा हुआ था, उसी मैदान में था ना। अहंकार था, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। दुर्योधन मत बनिए, अर्जुन बनिए, गीता का हाथ पकड़िए, चाणक्य का हाथ पकड़िए। मुझे सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हेलो, एक बार खड़े होकर तालियां बजाएं तो मुझे अच्छा लगेगा अतुल सत्य कौशिक जी के लिए। मैं दिनेश भाई से, सांवर जी से, हंसराज जी से कहूंगा मंच पर आए और एक अध्यापक का, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, एक फिल्म के डायरेक्टर का, एक रंगकर्मी का सम्मान करें। एक्चुअली बैठिए बैठिए। अतुल भाई को सुनने का मतलब ये है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे उनको समय दिया जाए। आज तो ट्रेलर था, फिल्म नहीं थी आज। ये सारी मूर्तियां भिवानी से लाला नंद किशोर अग्रवाल जी लेकर आए हैं। कहाँ बैठे नंद किशोर जी? हाँ, उनके सौजन्य से है ये। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भैया, गजब गजब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।